क्लार्क एच हल का प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये लिख लिए क्या, प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एल हल या क्लार्क, सी एल हल भी हम इसको कहते हैं। इनका सिद्धांत क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम सीखते कैसे हैं, सीखने का सिद्धांत कैसे काम करता है, उसको हम लोग आगे 3-4 मनोवैज्ञानिकों का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अधिगम के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट किसके बारे में था, जिन्होंने कहा व्यवहारवादी सिद्धांत का, थार्नडाइक। उसके बाद व्यवहारवादी सिद्धांत में किसका, पावलाव का हम लोग कल देखे। उसके बाद एक और स्किनर का सिद्धांत देखा। तो स्किनर के ही सिद्धांत को आगे समझाने के लिए, या फिर स्किनर के सिद्धांत में एक शब्द आया था पुनर्बलन, है ना, तो उसी पुनर्बलन या प्रबलन को आगे समझाने का प्रयास किया है हॉल ने। तो क्लार्क एच हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर का मतलब होगा कि हम क्या करें, व्यवहार के सिद्धांत के हिसाब से कैसे सीखते हैं। और इसमें एक लाइन लिखा होगा कि सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये इतना महत्वपूर्ण लाइन है कि जब हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो हमने एक चीज देखा था कल कि उद्दीपन हमारे अंदर आएगा तब हम अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा उद्दीपन अनुक्रिया से अलग, कि हमको जो काम करना होगा, जो चीजें सीखनी होगी, उस सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है आवश्यकता। इसका तात्पर्य यह है कि हमको जब आवश्यकता पड़ती है किसी चीज की, तब हम उस चीज के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। और हमारा जो प्रतिक्रिया हो सकता है सकारात्मक हो, हमारा प्रतिक्रिया हो सकता है नकारात्मक हो, मतलब सही है या गलत है हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन एक बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति जब तक किसी व्यक्ति को होती है, आप लोगों ने भी सीखा होगा, एक मोस्लो हैं, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। मोस्लो का एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। मोस्लो का एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत सुने ना, मोटिवेशनल आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। उसमें भी कहा गया था कि आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ती हो, है ना। जैसे अभी आप लोगों को अपने में आप संतुष्ट हैं रोजगार के लिए, तो आप लोग उसकी वैल्यू उतनी नहीं समझेंगे, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तभी आप क्या करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। तो इनका जो सिद्धांत था अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे गणितीय सिद्धांत भी कहा जाता है, परिकल्पित निगमन सिद्धांत। ये जो 9-10 सिद्धांत हैं, इसको आप लोग कैसे भी करके दिमाग में रखेंगे। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविक अनुबंध सिद्धांत, सबलीकरण, चालक न्यूनता, और ये सभी सिद्धांत अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास वो करता है। परिष्कृत सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत, हमारा जो टॉपिक है कि सीखते कैसे हैं, उसमें प्रबलन के सिद्धांत को लेकर के हम लोग बात करेंगे। प्रबलन या पुनर्बलन ये क्या होता है, इसको देखिए। हमने कल बात किया था पुनर्बलन के बारे में, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या है, एक बार फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्या है पुनर्बलन, पढ़े थे आप लोग? हाँ, पुनर्बलन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए या किसी व्यक्ति को कोई काम सिखाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 2 तरीके से प्रयास करते हैं। पहला प्रयास ये होता है कि सकारात्मक पुनर्बलन, अर्थात उसको हम पुरस्कृत करें और आगे सीखने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए हम उसको सम्मान करें। तो क्या होगा, प्रशंसा सुन करके, पुरस्कार लेकर के काम करने के लिए वो आगे बढ़ेगा। दूसरा, किसी चीज को सिखाने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं दंड का, नकारात्मक पुनर्बलन, है ना। उसको दंडित करेंगे या मारेंगे या धमकाएंगे, तो हो सकता है उस डर से वो काम को करना सीख जाए या काम करना शुरू कर दे। यहाँ पर इन्होंने उसी पुनर्बलन को 2 तरीके से बताने का प्रयास किया। हम किसी चीज बच्चों को जब या कोई व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो 2 तरीके से हम उसको क्या करते हैं, पुनर्बलित करते हैं। पहला ये है कि हम कोई व्यक्ति को कुछ चीजें सिखा रहे हैं, और सिखाते समय हम उसको हर स्तर पर, हर स्टेप पर लगातार उसके, अब देखिए, नया व्यवहार सिखाना मतलब अधिगम कराना या उनको सिखाना ही है।
जब हम कभी व्यक्ति को किसी को कुछ व्यवहार सिखा रहे होते हैं या कोई कार्य के लिए दक्ष बना रहे होते हैं, तो वह इसे तब तेजी से सीखेंगे जब उसे प्रत्येक सही प्रतिक्रिया के लिए उसको लगातार क्या किया जाएगा, पुनर्बलित किया जाएगा। और ये हो सकता है सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों हो सकता है, लेकिन लगातार किसी बच्चे को किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है, हर स्तर पर प्रेरित किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो जब कंटिन्यू कोई कार्य होता है तो ऐसे हमारा जो पुनर्बलन कहलाएगा सतत पुनर्बलन। ठीक है, ये सीखने के प्रत्येक चरण में बल दिया जाता है। आप लोगों ने ये जो सतत वाला जो शब्द है मूल्यांकन या आकलन के लिए भी आपका प्रयोग होने वाला है। अभी देखिए ना, जो हम लोग आकलन करते हैं उसमें या मूल्यांकन करते हैं तो सतत मूल्यांकन होता था। सतत मूल्यांकन का मतलब होगा हम बच्चे के हर गतिविधि को हर रोज क्या करते जाते हैं, मूल्यांकित करते जाते हैं। तो वैसे ही किसी चीज को सिखाने के लिए हम क्या करें, सतत प्रयास करते हैं। आंशिक होता है कि हम किसी भी जीव को, यहाँ पे जीव का मतलब है मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव, जिसके बारे में कई लोगों ने प्रयोग किया है ना, अन्य जीव, तो हम कभी कभी ही पुनर्बलित करते हैं और लगातार उनको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। थोड़ी ही चीजों में उनको थोड़ा हिंट करना पड़ता है, फिर वो सीख जाता है। तो आप बताइए, ये जो लाइन है ये एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पर एक शब्द है आंशिक, का मतलब होगा कभी कभी सही रिस्पॉन्स के बाद भी नहीं देते हैं। धीरे से एक दो बार बता दिया गया तो वो सीख जाता है, तो उसके सीखने की ललक कुछ ज्यादा है। अगर किसी को लगातार लगातार बताया जा रहा है मतलब उनका सीखने का दर कम ही होगा, इसलिए लगातार सिखाया जा रहा है। तो जो आंशिक वाला जो पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। कम सिखाओ वही ज्यादा प्रभावी है। कम सिखा रहे हो मतलब उनके सीखने की क्षमता ज्यादा है, इसी कारण थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है। एक बार उनकी तारीफ कर दी, पूरा काम कर लिया, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी वो हम लोग उनके व्यवहार में क्या नहीं ला पा रहे हैं, बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। तो ये सतत और आंशिक या असतत, इसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर ये जो बिंदु है इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। ये क्या कहा गया है कि इनका जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसको शिक्षण विधि में या शैक्षिक इसका उपयोग किस प्रकार से है, ये सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। अर्थात सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मतलब क्या है इसमें कि अगर इसका हल के जो पुनर्बलन के सिद्धांत को समझाने के लिए एक स्टोरी हमेशा बताई जाती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो क्या होता है अपने बेड पे सोया होता है और बगल में क्या होता है, पानी रखा हुआ होता है ना। और पानी तब तक रखा होगा जब तक उसको क्या ना लगे, प्यास ना लगे, है ना। तो उसकी जब आवश्यकता होती है तो क्या करता है, पानी को निकाल करके पीता है। आपको किस चीज की आवश्यकता है वो निर्भर करेगा आपके सीखने की गति को। तो बच्चों को हम किस चीज को, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सीखने के सिद्धांत को इस पर लागू करते हैं। तो अगर हम, आप समझिए कैसे ये काम करता है। कोई क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 2 क्लास या क्लास 2 का बच्चा है। अब हम बच्चों को कुछ पढ़ाना या सिखाना चाह रहे हैं और मैं उनको अभी ऐसे ही बैठा करके उस ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूं जो क्या होगा, बहुत ज्यादा विश्लेषण वाले होंगे। जैसे मैं हॉर्मुज अटैक या हॉर्मुज संधि पर बात करूं तो वो उसके लिए जरूरी है क्या, हम उस हिसाब से वो उस समय बच्चों को क्लास 2 के लिए उसके लिए आवश्यकता ये है कि कम से कम नंबर सीखे, नंबर सिस्टम, है ना, संख्या चीजें सीखे, अक्षर ज्ञान सीखे। ये इसके लिए उस समय के लिए आवश्यक चीजें हैं जो उसको हमको सिखानी चाहिए। हम बड़े स्तर पर उम्र के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से उसको बताते जाएंगे। ठीक, ये बात दूसरा पॉइंट भी करता है, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही हम विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाते हैं। जितने भी एससीईआरटी एनसीईआरटी जो सिलेबस तय करता है हर कक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर ही करता है। जैसे क्लास 1 में या नर्सरी या KG1 KG2, आज तो आंगनबाड़ी जैसे सिस्टम हो गए हैं, क्लास 1 में जितने पाठ्यक्रम होंगे पूरे पाठ्यक्रम को आप देखें तो उसमें शुरुआत के 8 से 10 पाठों में क्या होता है, बिना अक्षर या बड़े अक्षरों को हटा करके छोटे छोटे अक्षरों को लेकर के पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। जैसे ही अंतिम जैसे कि
उस पाठ्यक्रम में आखिरी के महीनों में, मतलब मार्च के अप्रैल के महीनों में क्या होना है, 1 साल पूरा हो जाएगा लगभग पढ़ते पढ़ते। तो वो जो पाठ होगा वो किस रूप में होगा, पैराग्राफ के रूप में होगा, है ना। तो उसकी आवश्यकता क्या है, अक्षर ज्ञान बच्चा कर रहा होता है तो उसकी आवश्यकता है कि अक्षर ज्ञान के हिसाब से, मात्रा का ज्ञान नहीं है तो बिना मात्रा के हिसाब से ऐसी जानकारी दीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जितने भी रिलेटिव के नाम होते हैं, रिश्ते नातों के नाम होते हैं, छोटे छोटे अक्षरों वाले होते हैं और सिमिलर वाले होते हैं। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस आवश्यकता के हिसाब से वो कैच कर पाएगा उसी के हिसाब से हम उसको सिखा पाते हैं। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम जब सिखा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस उद्देश्य पे होना चाहिए, फल का मानना है, क्या होना चाहिए, हम बताते समय उनको वो सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, अगर नहीं सीख पा रहा है तो उनकी गलतियों को हम सकारात्मक रूप से लें और उसको मोटिवेट करें, है ना, और फिर से करके लाओ ऐसे। तो ये बालकों को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, अभिप्रेरित भी करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है उच्च स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है। छोटे स्तर में हम बुनियादी चीज खेल के माध्यम से या अन्य गतिविधि के माध्यम से हम बार बार आकलन कर रहे हैं, बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा अभी प्रेरणा को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। मोटिवेट होगा क्या, मोटिवेट से ज्यादा उसकी प्रशंसा की जाए या अन्य गतिविधि के हिसाब से उनको कनेक्ट किया जाए, उसके रुचि के हिसाब से जोड़ा जाए तो वो सीख पाएगा। तो किसका सिद्धांत अभी देखिए हम लोग, हाल का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नाम इसका आप लोग सुने भी होंगे, ब्रूनर कौन थे। यहाँ एक लाइन जुड़ा हुआ है, कौन सी लाइन, संज्ञानात्मक विकास। हमने सीखने के सिद्धांत पे 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला कैटेगरी है व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा है किसका सिद्धांत, एक संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। व्यवहारवाद में हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे अंदर उद्दीपक से अभिक्रिया होगी या कोई हमको मोटिवेट करेगा तो हम सीखेंगे। यहाँ पर सीखने के लिए जो आवश्यक चीज होती है वो होती है संज्ञान होना। संज्ञान का अर्थ हम लोग सीख चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और जीन पियाजे का ये मानना था कि सीखने के लिए हमको अपने स्टेज बाय स्टेप, उम्र के हिसाब से, अवस्थाओं के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। 2 साल की उम्र में जो चीज सीखना चाहिए, जो उसका बुद्धि विकसित होगा, जो उसके संज्ञान में आता जाएगा वो उस हिसाब से सीखेगा। फिर 5 साल से 8 साल, 10 साल, 15 साल के उम्र के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से सीखता जाएगा। उसी संज्ञानात्मक विकास को लर्निंग में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अब जीन पियाजे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जीन पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया है, कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको ये आगे बढ़ाता है। और उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि ही सब चीज है, और बुद्धि में बहुत सारे कैसे हैं, जो भी ज्ञान हम लेते हैं हमारी समझ के हिसाब से लेते हैं, संज्ञान होता जाता है, हम उसको अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, तभी ये होता है। हम अनुभव से कम और अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्यादा सीखते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। और इनका जो सिद्धांत है और इनकी जो पुस्तक है या इनका जो बताने का एक तरीका था, ये क्या था, जन्म से उतना आप लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे कि कौन से व्यक्ति ने क्या सिद्धांत दिया। तो इन्होंने 2 चीजें बात किया है, एक तो साइकोलॉजी के लिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, और दूसरा लर्निंग जो थ्योरी के लिए दिया है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। 2 चीजें इन्होंने बताई। और उन्होंने बताते समय जो जिस पर जोर दिया वो था अधिगम सिद्धांतों में जो सीखने के लिए जो प्रतिमान है, प्रतिमान का मतलब है कुछ ऐसे नियम है, प्रतिमान का मतलब नियम होता है, ये तरीके होते हैं। जो तरीके इन्होंने बताए कि कैसे लोग सीखते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कुछ अव्यय बताए हैं, तरीके बताए हैं। अब वो तरीके क्या क्या हैं और उस तरीकों को कैसे समझा जाता है, उसको लेकर के 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। एक तो संरचनात्मक सिद्धांत कहा जाता है, और निर्मितवाद सिद्धांत,
अन्वेषण का सिद्धांत। क्योंकि ये आप लोगों को सीधे सीधे शब्दों में आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि आपको निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये एकदम सीधे प्रश्न है, और पता है तो पता, नहीं पता तो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। क्या कहा क्या नाम है इसका, ब्रूनर ने। इनका मानना था कि बालक के पुराने अनुभव तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। अब पुराने अनुभव का मतलब होता है, पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, कौन सा कॉन्सेप्ट, स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता था हमारे बुद्धि में कोई चीज आती है तो वो छपी रहती है, और छपी रहती है, उसके बाद हमने पहली बार किसी चीज को देखा है तो मस्तिष्क में छप चुका है, ये छपा हुआ चीज क्या कहलाएगा, हमारे मस्तिष्क में है तो पूर्वानुभव कहलाएगा। अब हम वैसे ही कोई चीज देखते हैं या नई वस्तु को देखते हैं, अगर हमने उसी चीज को देखा तो उस पर हम लोग उसको ओवरलैप करेंगे और उसके बारे में समझ विकसित कर लेंगे, या नई चीज देखेंगे उसको हम समायोजित करते हैं, एसिमिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो इनका मानना था कि जो हम पुराने अनुभव है या नए विषय वस्तु हम अपने मस्तिष्क में लाते हैं, बुद्धि में लाते हैं, उनके समन्वय के लिए, मतलब इनको लाना और पहले से दिमाग में हमारे पास अनुभव है, उन दोनों के बीच एक क्या होता है, अनुकूल वातावरण कैसे तैयार होता है, इस पर इन्होंने क्या किया, काम किया। तो ये चीज कैसे काम करता है कि कोई वस्तु, स्कीमा के बारे में तो दे दिया गया है पहले से कॉन्सेप्ट, ये चीज कैसे काम करता है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, समझाने का प्रयास किया। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं की बात की थी, 4 अवस्थाओं की बात की थी। 4 अवस्था में क्या था, अलग अलग उम्र के हिसाब से अवस्था बांट दिया गया था, और उम्र के हिसाब से जैसे जैसे वो काम कर सकता है, जैसे जैसे वो अनुभव ले सकता है, उस पर बात किया। लेकिन किसी चीज की समझ बनाने के लिए और सीखने के लिए इन्होंने कितने स्टेज में बांटा, 3। तो यहां से आपका ब्रूनर का सिद्धांत शुरू होगा। एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, कौन से मनोवैज्ञानिक ने जीन पियाजे के सिद्धांत का समर्थन किया है, ठीक है, तो किसने किया है, ब्रूनर ने। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को फिर से इन्होंने अपने हिसाब से कैटेगरी में बांटा, ब्रूनर ने ही बांटा है। चलिए अब ये क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक शब्द बिल्कुल आएगा कि कोई बच्चा जो सीखता है या सीखने की अवस्था में रहता है, तो शिशु अपनी अनुभूतियों का, बिल्कुल यहां रखिए, क्योंकि जीन पियाजे ने मेंटल प्रोसेस या मानसिक संक्रिया की बात की थी कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार, तर्क, संश्लेषण, विश्लेषण चलते हैं, वही मानसिक संक्रिया मानसिक रूप से समझी जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, उम्र के हिसाब से जैसे जीन पियाजे ने बांटा, वैसे ही इन्होंने बताने का प्रयास किया कि बचपन में बच्चे सीखते कैसे हैं। तो पहला इन्होंने कहा, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनेक्टिव मोड। ये अंग्रेजी का जो सेंटेंस है ये आपके लिए काम का है। इनेक्टिव क्या होता है समझिएगा। आप सभी ने अनुभव किया है, या छोटे बच्चे को आप लोग देखे भी होंगे, वो सीखते कैसे हैं। तो जन्म के या जन्म से 2 साल तक के बच्चे का जो सीखने का तरीका या बताने का तरीका या समझाने का तरीका या अपनी बात को रखने का तरीका जो होता है, वो कैसे होता है, इनएक्टिव मोड होता है। इनएक्टिव मोड का अर्थ होता है कि इस विधि में जो भी शिशु होता है और अपनी जो फीलिंग है वो बोलकर नहीं बता पाएगा, क्योंकि भाषा ज्ञान उनको नहीं है। भाषा ज्ञान आप लोगों को है, आपने भाषा सीखा है, समय के हिसाब से ग्रहण किया है, तो जो अनुभूति वो शब्दहीन क्रियाओं से करता है, तो वो मोड क्या कहलाएगा, इनएक्टिव। अपनी बात रख रहा हो बच्चा, रोता है, हाथ पैर मारता है, या फिर भूख लगने पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हमसे वो बात करने का प्रयास कर रहा है, अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, भूख लगने पर रोना या हाथ पैर हिलाना या खेलना, ये जो हाव भाव है, ये हम किस रूप में देखेंगे, इनएक्टिव मोड के रूप में देखेंगे। खासकर किस उम्र के बच्चे,
जन्म से 2 साल तक के बच्चे इस तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और जैसे ही वो उम्र बढ़ती जाती है, और बढ़ते हुए उम्र कहाँ से, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे, खास करके 7 साल तक के बच्चे जो प्रतिक्रिया देते हैं उसको कहा जाता है दृश्य प्रतिमा विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं आइकॉनिक मोड। ये भी खासकर छोटे बच्चों को देखा जाए है, अगर कुछ चीजें देखता है, कुछ दृश्य प्रतिमाएं का मतलब होगा उनको कुछ ऐसे चीजें दिखी जिस पर वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, तो ये चीजें दृश्य प्रतिमाएं कहलाएगी। जैसे कि कोई लाइट जल रहा हो, अचानक छोटे बच्चे क्या होते हैं, लाइट जल रहा है या बंद हो गया, या कोई बंद लाइट है चालू कर दिया गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, प्रतिक्रिया देखने को मिल सकता है। या अचानक तेज ध्वनि का होना, तेज ध्वनि से भी क्या हो सकता है, ध्वनि गति, ध्वनि से वो अपना विचार प्रकट कर सकता है, या फिर तेज ध्वनि से वो रोना शुरू कर देगा। जैसे जैसे इस अवस्था में हम आते हैं तो उनका एक स्टेप बढ़ जाता है, और ये अवस्था कहाँ चली जाती है, प्रत्यक्षीकरण चली जाती है। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब होगा कि इस अवस्था में बच्चा मूर्त चीजों को या मूर्त चीजों से सहारा लेकर के अपनी बात, अपने हाव भाव को बताना शुरू कर देता है। जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत है ना। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है कि शुरू में जो संवेदी अवस्था होता था 0 से 2 साल, उस समय में क्या होता है वस्तु स्थायित्व का, या 2 से 7 साल के बीच। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जो चीजें वो देख रहा होता है वैसे ही चीजें वो देखता है, तो अपने मस्तिष्क में उस वस्तु का क्या बनाता है, इमेज बनाता है, और वैसे ही चीजें देखने के बाद उस पर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे वो पहले किया था। तो उसी को इन्होंने क्या कहा, दृश्य प्रतिमा। जो जो चीजें वो देखा रहता है, जो चीजें समझा रहता है, और किस रूप में, मूर्त रूप में ही देखा रहेगा, तो उसको उसी रूप में वो बता सकता है, सीख सकता है। तीसरा होता है सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड क्या होता है, अब ये उम्र की बात है तो सिंबॉलिक मोड सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब कोई बच्चा 7 साल से 15 वर्ष का, मतलब स्कूल जाने वाला जो है, 6 से 14 साल वाला जो बात है, 8वीं तक पढ़ने वाला जो कोई बच्चा है, तो यहाँ पर वो अपनी बातें कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है, हाव भाव को बता सकता है, या प्रतीकों के माध्यम से बात कर सकता है। सभी चीजें वो क्या कर सकता है, अपने अनुभव से वो शेयर कर सकता है। तो ये चीजें क्या कहलाएंगी, प्रतीकात्मक या फिर मूल विचारों से संबंधित योग्यता का विकास। ठीक, तो क्या 3 चीजें हैं। पहला है, इसको लाइन टू लाइन ही ध्यान रखेंगे। पहला क्या था, सबसे पहले क्या लिखे, सक्रियता, इनएक्टिव। दूसरा है आइकॉनिक, और तीसरा ये हो गया सिंबॉलिक। तो ये जो बात उन्होंने कहा कि हम किसी भी विषय वस्तु को नए पुराने अनुभव में क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे हमको क्या होता है, चीजों को सीखने में मदद मिलती है। और यहीं पर ऐसे अनुक्रम को अगर बारंबार प्रस्तुत किया जाए जिससे बच्चे में क्या हो जाता है, वो लॉजिक बैठने लग जाता है, और तार्किक ढंग से, और जितने भी उसके सामने सीखने में जो टास्क आएगा, कठिनाई आएगी, वो अपने पुराने अनुभव को नए विषय वस्तु में वो जोड़ करके, समायोजित करके आगे सीखता जाएगा। यहाँ पर भी वही चीजें होंगी। ये सिद्धांत पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड, पुनर्बलन के 2 हिस्से हैं, कौन कौन से, पुरस्कार भी और दंड भी, इसी पर वो खासकर बल देता है। और दो विकास को, व्यक्तिगत विकास को भी, सामाजिक विकास को भी इन्होंने अपने श्रेणी में शामिल किया है। जो जीन पियाजे ने दोनों को सीखने के लिए संज्ञानात्मक विकास को आधार माना था, वैसे ही इन्होंने भी व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास होना जरूरी है, इसको आधार माना है। तो ये किसका सिद्धांत था, ब्रूनर का सिद्धांत। एक और है, ये क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ इंसाइट, या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत।
जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको समझिए। अभी हमने व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट लिया। थ्योरी ऑफ इंसाइट या अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत कहता है कि हम अपने जीवन में लगातार किसी अनुभव से लगातार सीख रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। तो हम किसी दूसरे को देखकर सीखे, दूसरे के व्यवहार को समझकर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया, या हमने खुद करके उसको क्या किया, सीखने का प्रयास किया। यहाँ पर एक सिद्धांत आता है गेस्टाल्टवाद। ये बहुत जरूरी है आपका जानना कि ये होता क्या है। गेस्टाल्टवाद, वाद का मतलब ही होता है क्या, विचारधारा। तो गेस्टाल्ट विचारधारा क्या कहता है, आप लोग बताएं। पढ़े हैं इसको तो नहीं पढ़े हैं क्या अभी एक भी बार? सर गेस्टाल्टवाद सुने हैं, पढ़े तो हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने लर्निंग प्रोसेस में, सीखने के सिद्धांत में एक व्यवहारवाद सीख लिया, एक गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद में हम धीरे धीरे उम्र के साथ हम धीरे धीरे चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में सीखने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी चीज को जब सीखते हैं तो किसी एक हिस्से को ना सीख करके उसकी कंप्लीट चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट में लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गेस्टाल्टवाद। एक सिंपल लाइन होता है कि हम किसी भी चीज को सीख रहे होते हैं तो उसकी समझ हम संपूर्णता पर लेकर चलते हैं, मतलब पूरा ज्ञान लेकर चलते हैं किसी चीज को। जैसे आप लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, है ना, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो सीधा गाड़ी पकड़े और चलो आज थोड़ा सा चला लेता हूँ, आज एक्सीलरेटर सीखूंगा, कल ब्रेक लगाने सीखूंगा, परसों मैं थोड़ा सा 2 लोग को बैठाकर चलाने सीखूंगा। ये क्या हो गया, आंशिक रूप से सीखना हो जाएगा। तो समग्र सीखना या कंप्लीट आपका समझ क्या होगा, आप उसके हर आयामों को क्या कर लिए हो, जान लिए हो, या फिर किसी एक वस्तु के पूरे प्रयोग को जान लिए हो। समग्रता या संपूर्णता का मतलब होता है कोई, जैसे एक डंडा है, ठीक है, एक डंडा रखा हुआ है, ये डंडा के बारे में आपको कोई बता दिया कि इस डंडे का उपयोग किसी लिए किया जाता है, गिल्ली डंडा खेलने के लिए किया जाता है। आपका ज्ञान हो गया आंशिक। ठीक, आपने किसी एक हिस्से को आंशिक रूप से समझा है। लेकिन अगर आप संपूर्ण जानकारी रखें, आपकी समझ जितना ज्यादा बृहद होगा, जितना आपका समग्रता से आप किसी चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, तो उस डंडे का कितना सारा उपयोग हो सकता है आप जान सकते हैं। कुछ भी उपयोग हो सकता है वो, और वो उपयोग बिल्कुल ध्यान समझेंगे, वो डंडे का उपयोग किसके हिसाब से होगा, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, डंडे का काम क्या था, ये हम क्या कर दिए, सांप आ गया तो मान के चलो डंडा रखा हुआ है, आप पकड़े ही हो, गिल्ली डंडा खेल रहे हो, सांप आ गया सामने से, तो उसका उपयोग क्या हो जाएगा, फिर कुछ तो करेंगे, मारेंगे या फिर भगाएंगे। पहला काम तो भगाना होता है ना, मारना नहीं होता है। या आप उस पर और कुछ करना चाहें तो जो परिस्थिति आएगी उसी हिसाब से उपयोग। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम किस रूप में लेते हैं, समग्रता से लेते हैं, समग्र रूप से सीखते हैं, और उसको परिस्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो वाद है, ये विचारधारा है, सीखने के परिप्रेक्ष्य में क्या कहलाएगा, गेस्टाल्टवाद। और इसी गेस्टाल्टवाद का समर्थक है ये व्यक्ति जिसका नाम है क्या, नाम सुने हैं इसका, कोहलर, है ना। 2 व्यक्ति हैं, कोहलर थे और बर्दिमान थे। कोहलर का सिद्धांत था, एक सूझ का सिद्धांत दिया। अभी लाइन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग में आएगा आप लोगों को। जो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। मतलब जो गेस्टाल्ट विचारधारा रखते हैं उन्होंने ही ये बताया था। वे लोग समग्र में विश्वास करते थे। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, मतलब किसी चीज को सीखना है तो कंप्लीट सीखो, समझो और परिस्थिति के हिसाब से उसका उपयोग करिए। आंशिक रूप से सीखने से मतलब नहीं होना चाहिए। जो कोहलर ने सिद्धांत दिया है, सूझ आकस्मिक ज्ञान है। सूझ का सिद्धांत दिया, या सूझ, या सूझ किसको कहते हैं, सूझबूझ से काम लेना। सूझ का मतलब होता है आप अगर किसी विपरीत परिस्थिति में फंसते हो, तुरंत डिसीजन लेकर के आप क्या करते हो, अपना कार्य संपन्न करते हो।
जैसे फिर से मैंने एग्जांपल बताया था कि आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, गाड़ी चलाने के हर परिस्थिति को आप सीख गए थे, है ना। लेकिन जब आप जैसे ही गाड़ी चला के यहाँ से रोज आते हो, रोज जाते हो, बाइक में हो, स्कूटी में हो, आप नॉर्मल रूप से आते जाते हो और गाड़ी के नियमों का आप अच्छे से जानते हो। आज गए, जाते जाते सामने से ट्रक आ ही रहा है, आप भी उसी रोड पे जा रहे हैं और ट्रक साइड नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने सूझ का इस्तेमाल करेंगे, या तो साइड करेंगे, या तो वो तो साइड करने वाला नहीं है। आपका सूझ क्या करेगा या कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपने इसको पहले कभी नहीं किया है, लेकिन आपको गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी चलाने का समग्र ज्ञान यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम क्या करें, और तत्काल जो निर्णय होता है वही क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। तो इन्होंने ऐसा ही ज्ञान को कहा है कि जो सूझ होता है वो आकस्मिक ज्ञान है। अचानक आपका दिमाग क्लिक करता है किसी चीज को लेकर। बहुत सारे ऐसे मैथ्स आप बना रहे होते हो, और खासकर रीजनिंग जो होता है, बहुत जो प्रक्रियाधीन है, जिसको हम समझते हैं प्रोसेस से बनता है, और अचानक आपको लगता है कि ये तो ऐसा करने से आ जाएगा उत्तर तुरंत, तो ये आपका बोलेगा सूझबूझ से लिया गया निर्णय। जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देख करके निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है तो ये क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा शब्द ये लिखा हुआ है, जब हम किसी समस्या में पड़ गए और उसका समाधान प्राप्त करना हो, तो जहां पर जब आप स्थित हो, प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, तो उसी को आधार मान करके आप अपना सूझ का इस्तेमाल करते हो, समस्या का समाधान करते हो, जो उस समय के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। तो आप दोनों में रिलेट कर सकते हो, एक डंडे का उपयोग क्या है उस हिसाब से, और इसके हिसाब से। तो ये सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया, और अपने प्रयोग में क्या बताया इसको देखिए। इसके सूझ के सिद्धांत को ये लिखा भी है, गेस्टाल्ट का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या कॉन्सेप्ट को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है ना। अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है, या इस सिद्धांत को प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। आप फिर एक दर्शन का आप बात बताता हूँ। जैन दर्शन में एक सिद्धांत है ना। कौन सा सिद्धांत? आंशिकता का सिद्धांत जिसको कहते हैं। उस सिद्धांत में ये बताया गया है कि आप लोग सुने भी होंगे, एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति होते हैं, और उसको 5 व्यक्ति को किसी चीज पर ज्ञान देना होता है, समझ बतानी होती है। तो पांचों व्यक्ति के आंखों में पट्टी बांध करके उसको क्या किया जाता है? लाया जाता है और हाथी को रखा जाता है। एक व्यक्ति को हाथी के कान को स्पर्श कराया जाता है, आंख में पट्टी बांधा होता है। दूसरे व्यक्ति को पूंछ को स्पर्श कराया जाता है, तीसरे व्यक्ति को पीठ को, चौथे व्यक्ति को सूंड को, ऐसे। अब उसके बाद उसकी आंख की पट्टी को खोला जाता है और पूछा जाता है कि आपने किस चीज का अनुभव किया। तो जो कान को स्पर्श किया होता है वो कोई ऐसे जीव है जो सूपे के जैसे लगा, पूंछ सांप के जैसे लगा, सूंड किसी अन्य चीज के जैसे लगा। सभी लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, किसी चीज पर समझ बनी, वो आंशिक बनी, क्योंकि उन्होंने पूरे हाथी के आंशिक हिस्से को ही समझा था। लेकिन एक जो व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष आया और उन्हें पूरे हाथी के शरीर को देखा, और देखने के बाद ये बताया कि हाथी है। अब भाव को समझिएगा, जो व्यक्ति किसी ज्ञान को आंशिक रूप से लेता है तो उसकी समझ आंशिक ही होगी। गेस्टाल्ट कहता है कि किसी चीज को समझने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से पूरे आयामों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ज्ञान कैसे होगा और पूर्ण रूप से आप सीखेंगे। तो इसी को क्या कहा गया है? संपूर्णवाद। तो कोहलर का जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद, समग्रवादी सिद्धांत, संपूर्णवादी सिद्धांत, पूर्णकारवाद सिद्धांत, या सीखने का सूझ का सिद्धांत, ये अलग अलग नामों से इनको इनसाइड थ्योरी में पढ़ा जाता है। इन्होंने एक प्रयोग किया था, प्रयोग ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। गोरिल्ला चिंपांजी जैसे जानवर में, खास करके चिंपांजी जिसको बोला जाता है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि सूझ का सिद्धांत किसी व्यक्ति को सीखने में कैसे मदद करता है। अब प्रयोग ये था कि कोहलर ने क्या किया, एक चिंपांजी था जिसका नाम क्या रखा गया था, ये सुल्तान भी पूछा गया है। कोहलर के प्रयोग में जिस चिंपांजी का उन्होंने क्या किया, उपयोग किया था,
वो बनमानुष था चिंपांजी, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरा है और एक, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बंद किया गया, पूरा कमरा खाली है और यहाँ पर कुछ केले लगा दिए गए। ठीक, कोहलर बोलता है कि मैंने क्या किया, एक चिंपांजी वहां पे डाला और ऊपर में क्या लगा दिया, एक केले लगा दिया। और अधिकतर हमने देखा है जितने भी प्रयोग हुए हैं किस पर हुए हैं, भूखे जीवों पर हुआ है, ताकि वो प्रतिक्रिया जल्दी करे। तो भूखा होने के कारण चिंपांजी बार बार उछलता है, केले को पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब उनका उसका आदत ही है कि किसी चीज को ऊपर हाथ लगा करके पकड़ना। ठीक, लगातार प्रयास करता है, लेकिन केला क्या है, उसके हाइट से, उसके हाथ के भी हाइट से बहुत ऊपर होता है, तो वो चिंपांजी केले को नहीं पकड़ पाता। कुछ समय होने के बाद कोहलर क्या कर देता है, उस बॉक्स में ऐसे डंडे को फेंक देता है। ठीक, अब उस डंडा या छड़ी को जैसे ही फेंका जाता है, चिंपांजी क्या करता है, उस छड़ी को देखता है। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सीखने का जो प्रत्यक्ष सिद्धांत किसको कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। वह केले को तोड़ने का प्रयास करता है, डंडे को तो देख लिया था, लेकिन वो प्रयास किया, फिर भी वो नहीं पकड़ पाता। फिर उसके बाद उसकी नजर डंडे पे पड़ती है, डंडे से भी वो केले तक हाथ नहीं जाता। मतलब एक दिमाग लगाया कि डंडे को पकड़ के मैं क्या कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, तब भी वो सफल नहीं हुआ। कुछ समय बाद कोहलर ने क्या किया, मान के चलो छोटा सा स्टूल बोल सकते हैं या लकड़ी का एक गट्ठा वहां डाला। डालने के बाद चिंपांजी का फिर आईक्यू काम किया, यही तो इनसाइड थ्योरी है। अब उन्होंने क्या किया, डंडा तो पकड़ा ही था, उस पर उसने क्या किया, पैर रख करके चढ़ा, और चढ़ने से ही वो केला उस हाइट तक चला गया। यहीं पर प्रयोग कहता है कि प्रयोग के अनुसार चिंपांजी ने जब मानसिक क्रियाएं की, और मानसिक क्रियाएं हमने जीन पियाजे के बारे में देखा था, मानसिक क्रियाएं का मतलब होता है तर्क करना, अमूर्त सोच रखना, विश्लेषण करना और चीजों को गहराई से समझना, ये मेंटल प्रोसेस का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस, मानसिक क्रियाएं हुई होंगी और उनका आईक्यू, दिमाग की बत्ती जली होगी। तो उन्होंने क्या किया, उसके छड़ी की मदद से भी और उस बॉक्स के मदद से क्या किया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, आपका मूल ये एग्जाम्पल नहीं है, आपका मूल ये है कि प्रयोग के बाद क्या आपका निष्कर्ष निकला है। जब चिंपांजे ने केले उतारे तो उसने छड़ी और डिब्बा का समग्र रूप से प्रयोग किया, है ना। जो जिस परिस्थिति में जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए, उन्होंने क्या किया, उसका समग्र रूप से प्रयोग किया। मतलब जिस चीज के लिए वो रखा गया था, डंडा देने वाले का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं डंडा जब दे रहा हूं तो मेरा जो उद्देश्य है उस केले को छूना, और बॉक्स का उद्देश्य क्या है, उस पर चढ़ाई करना, उसको चढ़वाना। तो ये समग्र रूप से उसका उद्देश्य पूरा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवाद कहते हैं। ये है, केला लगा हुआ है, ये बॉक्स को रखता है, फिर वो चढ़ जाता है। डंडा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कैसे काम करेगा, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत पर ये लाइन हमेशा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रूट लर्निंग को ये क्या करता है, खत्म करता है। हम किसी चीज को सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और किस रूप में सीख रहे हैं, रटने के रूप में, समझने के रूप में सीख नहीं रहे हैं। तो जैसे सूझ का सिद्धांत बोलता है कि जब हम किसी चीज को रटने पर जोर ना दें और किसी समस्या को हम अपने स्तर पर क्या करें, हल निकालने का प्रयास करें, तो हमारा सिद्धांत क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और ऐसा करने से बच्चों के अंदर क्या होता है, एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता का विकास होगा, चीजों को कंपेयर करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को पेंटिंग करने दे दिया जाए
किसी चीज का भी पेंटिंग करने दे दिया जाए और 4-5 कलर रख दिया जाए तो निश्चित रूप से 4-5 कलर का उपयोग वो करेगा, है ना। तो ये क्या किया जा रहा है, अगर वो पेड़ पौधे देखा होगा तो पत्ते में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबको कॉन्सेप्ट समझिए उस हिसाब से। तो गणित विज्ञान जैसे विषय हमको पढ़ाने होते हैं तो इस तरीके से आप टास्क दीजिए। टास्क देने के बाद अगर वो टास्क पर रटंत प्रणाली तो होगा नहीं, टास्क मिलेगा तो वो अपना मानसिक क्षमता का ही क्या करेगा, उपयोग करेगा, उसमें ज्यादा आपका उपयोगी ये हो सकता है। ठीक, एक किसका सिद्धांत है, कोहलर का। कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता ये है कि क्या कहा गया है, जो सूझ जो होती है हर इंसान के अंदर पहले से विकसित नहीं होती है। जो सूझ होती है इंसान के अंदर अचानक उत्पन्न होती है, और ये सीखने का कौन सा सिद्धांत का हिस्सा है, संज्ञानात्मक। जहां पर मानसिक संक्रिया की बात आ गई, मानसिक प्रक्रिया की बात आ गई, तो बुद्धि की बात होगी, और बुद्धि किस पर डिपेंड है, संज्ञान समझ पर डिपेंड है। जब हम किसी चीज को स्वयं करके अपने सूझबूझ से सीखते हैं तो ऐसा सीखना हमारे लिए परमानेंट सीखने के बराबर होता है। और सोच में समस्या का समाधान स्वतः मेंटल प्रोसेस या मानसिक चिंतन करने से ही मिल जाता है। ये 3-4 इनकी विशेषताएं होती है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वैसे ज्यादा इसमें प्रश्न अधिकतर आता है कि गेस्टाल्टवाद के जो समर्थक है इनमें से कौन कौन है, ये आपका ज्यादा गंभीर प्रश्न हो जाएगा। और सिंपल प्रश्नों में सूझ का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया, चिंपांजी। उस चिंपांजी का क्या नाम था, ये नाम भी पूछा गया ना, क्या नाम था, क्या था, सुल्तान। अब ये देखिए, इसको तो सुने ही होंगे, बस सुने हैं, आप लोग जानते नहीं हैं। हमने इस बंडूरा के बारे में एक बार बात किया था कि बच्चे का सामाजिक विकास या सामाजिकरण कैसे होता है। आप लोग पढ़ रहे होंगे पिछले क्लास के नोट्स को। तो एक आया था टॉपिक ना, सामाजिकरण कैसे होता है। तो सामाजिकरण में हमने एक चीज देखा था कि हम किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से विकसित या समाज का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को अगर कोई बच्चा देख रहा होता है तो वैसा ही व्यवहार वो करने लग जाता है। इसी को उन्होंने बताया है अपने एक प्रयोग के माध्यम से, और इसी को कहा गया है सामाजिक अधिगम। समाज से कैसे कोई बच्चा सीखता है या अधिगम प्राप्त करता है। इनका प्रयोग कौन सा प्रयोग था, एक डॉल पर प्रयोग था। तो इसको देखिए, जो मूल सिद्धांत है, प्रयोग पर हम लोग थोड़े से जाएंगे। जन्म कहाँ से हुआ है, क्या था, ये आपका सेकेंडरी चीज है। पहला चीज ये है कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। तो ये भी है, ये भी व्यक्ति क्या है, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन किस मामले में, सामाजिक रूप से। और इनका सीधा सीधा कनेक्शन सोसाइटी से, समाज से है ना। और अपना जो प्रयोग था उसमें इन्होंने कुछ चीजें बताने का प्रयास किया। एक बालक या किशोर के रूप में जो बंडूरा थे, बंडूरा को अपने पिता के रूप में एक ऐसे प्रेरक का सानिध्य प्राप्त हुआ जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रहने पर भी 3 भाषाओं को अपने स्वयं के प्रयासों से पढ़ना सीखने में सफल हुए। ये व्यक्तिगत परिचय ये था कि उनके पिताजी क्या थे, अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बाद भी समाज से या लोगों के से कांटेक्ट में आते आते उन्होंने लगातार 3 भाषाएं सीख ली। तो उनको ये लगा कि हम किसी चीज को सीखने के लिए संस्थागत साधनों का उपयोग करें ये आवश्यक नहीं है, अर्थात स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ये आवश्यक नहीं है। हम अगर किसी व्यक्ति के जो किसी चीज पर विशेष समझ रखता है उसके संपर्क में लगातार हम हैं तो उनके गुण आपके अंदर आ सकते हैं, है ना। और आप उस पर समझ बना सकते हो। आप स्वयं से, कई ऐसे छात्र होते हैं जो स्वाध्यायी होते हैं और अपना उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पेपर
निकाल लेते हैं और पूरा अपना स्नातक स्नातकोत्तर उसी में कर लेते हैं। ये क्यों होता है कि आपका जो सीखने का जो प्रयास है वो कैसा होता है, स्वयं से होता है। इसलिए कहा जाता है ना, दो चीजें होती हैं कॉलेज में, ये शब्द तो सुने होंगे। एक होता है नियमित छात्र होते हैं, आप लोगों की अंक सूची में जो रोज कॉलेज जाएगा पढ़ेगा वो रेगुलर स्टूडेंट कहलाता है ना, रेगुलर। अब ये जो होते हैं रोज किसी चीज को संस्थागत रूप से जा करके क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान अर्जन कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका एक उद्देश्य होता है कि हम कम से कम उनके समतुल्य क्या करें, स्वयं से अपने हिसाब से अपने प्रयास से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसी को कहा जाता है स्वयं से अध्ययन करने वाले, स्व अध्यायी, है ना। और इसको इंग्लिश में अंक सूची में तो नॉन कॉलेज लिख देते हैं, इसमें लिखा जाता है नॉन कॉलेज लिखा रहता है और इनमें रेगुलर लिखा रहता है। तो आप लोग तो रेगुलर वाले हैं सभी, है ना, नियमित रूप से जा करके स्नातक किए हो, स्नातकोत्तर किए हो, मतलब बीएड भी तो रेगुलर ही किए होंगे, सभी चीजें आपका जैसे हुआ होगा। तो अब देखिए मैंने जो ये उल्लेख किया है कि ये कैसे काम करता है सीखने के सिद्धांत में। तो अपने पिताजी को देखा उन्होंने कि उनके पिताजी क्या है, नहीं भी पढ़े होने के कारण भी वो उसके सीखने में बाधा नहीं आई। तो उससे प्रेरित होकर के इन्होंने एक सामाजिकता को आगे बढ़ाया और इसी सिद्धांत पर बल दिया। इस सिद्धांत के समर्थन में इन्होंने किस पर बल दिया कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग हम दूसरे को देखकर या दूसरे की बातों को सुनकर ही सीखते हैं। शुरुआत में हम लोग, अभी भी आप सीख रहे हो तो दो माध्यम है, एक तो आप किसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ के सीख रहे हो, है ना, या तो किसी के द्वारा बोली गई बात को सुनकर के सीख रहे हो, दोनों चीजें हैं। तो या तो आप अधिकांश भाग क्या करते हैं, देख करके या दूसरे की बातों को सुनकर सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रारंभ में दूसरे के व्यवहार को ही देखकर सीखते हैं, जैसा जैसा व्यवहार घर पे हो रहा है, जैसा व्यवहार परिवार पे हो रहा है, माता पिता जैसा बिहेव कर रहे होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य जैसे व्यवहार कर रहे होते हैं, स्कूल में शिक्षक जैसे व्यवहार कर रहे होते हैं, इन सब को देख करके हर बच्चे का जो व्यवहार है उसी तरीके से अनुसरण करने लगता है और अनुकरण भी करने लगता है। और अनुसरण मतलब पालन करना और अनुकरण करना मतलब पालन करके खुद भी उसी जीवन शैली में जी लेना, है ना। तो स्वयं क्या करता है, वो स्वयं भी व्यवहार करने लगता है। और यही जो है हम क्या बोलते हैं, वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनुभव का भी सीखना भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो आप देख खुद अपने जीवन में अनुभव लेकर सीखोगे वो भी सीखना है, लेकिन उससे ज्यादा आप सीखते हो दूसरे को देख करके, और दूसरे को देख कर ही अपना व्यवहार में बदलाव लाते हो। आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों ने ही दूसरे को देखा, आपने फिर से वही चीज, आपने अपने से क्या सीखा है ये आप लोग समीक्षा करिए। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोग सीखे होंगे सब अनुकरण ही करके सीख रहे होंगे। चलिए, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यही चीजें आप लोगों के लिए घातक हो सकता है कि आप इसको नजरअंदाज करेंगे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया, ठीक है, समाज के से हम लोग सीखते हैं। तो अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन का मतलब हम देख रहे हैं पूरे दुनिया को, उस जो व्यवहार वो कर रहा होता है वैसा हम लोग कर रहे हैं अवलोकन कर करके। प्रत्यक्ष सॉरी अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत, नॉन कॉलेज वाली बात होगी, आप रेगुलर जाके सीख रहे हो, किसी चीज को देखकर प्रेरित होते हो, देखना और सुनना, है ना। तो देखकर प्रेरित होते हो उसका सिद्धांत है। कुछ आपको डायरेक्शन मिल गया उसको फॉलो कर रहे हो, किसी को आप अनुकरण कर रहे हो, अनुकरण का मतलब है दूसरे के व्यवहार को आप अपने ही जीवन में ला करके वैसा बिहेव कर रहे हो, तो अनुकरण का सिद्धांत कहलाएगा। और ये जो सिद्धांत है, दो सिद्धांत, ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम है। तो आपके लिए ये काम का हो सकता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इन्होंने अपने प्रयोग में समझाने का प्रयास किया। प्रयोग क्या था इसका, इनका प्रयोग था बोबोडॉल प्रयोग, ठीक है।
अब इस प्रयोग को थोड़ा सा गौर करिएगा कि इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। पढ़ पा रहे हैं क्या? एक बच्चा लिया उन्होंने और एक बच्चा को एक डॉल पकड़ा दिया, ठीक, डॉल पकड़ा दिया, उनके साथ उनका जो, अब छोटे बच्चे जो होते हैं किसी खिलौने को क्या करते हैं, अपना मानते हैं ना, अपना मानकर ही वो क्या करते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनको क्या मिला, डॉल मिला, तो डॉल पकड़ा हुआ वो थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहा था, तो उनको प्रयोग में शामिल किया। शामिल करने के लिए उनको फिल्म दिखाया गया, छोटे छोटे क्लिप दिखाए गए। अब पहला जो क्लिप दिखाया गया जिसको हम लोग बोलेंगे प्रथम मूवी, प्रथम मूवी में दिखाया गया कि कैसे उस मूवी में जो बड़ा व्यक्ति है, कहना चाहिए छोटे से बेबी डॉल को कैसे अच्छे से व्यवहार करता है, खाना खिलाता है, अच्छे से उसको यहाँ ले जाता है, वहां ले जाता है, मतलब कहना चाहिए उनके साथ इतना पोलाइटली व्यवहार करता है कि बच्चा उसको देख रहा होता है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी मूवी स्नेह पर आधारित था, यहाँ सामाजिक व्यवहार पर, स्नेह पर। तो उसको देख करके खुद भी दूसरी मूवी किस पर आधारित था, उस छोटे से डॉल पर उसको स्नेह दिखाया गया। उसको देख करके जो बालक है उस छोटे से डॉल को, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उसको जीवंत प्राणी मानते हैं, कुछ ऐसे डॉल होते हैं या कुछ सामान होता है उसको, तो वैसा ही प्रयोग उस पर किया गया कि इस पर उसका क्या रिएक्शन होगा। तो सेकेंड में जो स्नेह पर आधारित मूवी था उसको दिखाया गया, तो बेबी डॉल के साथ क्या कर रहा था, वो स्नेहपूर्वक व्यवहार कर रहा था। दूसरे में जो सामाजिकता के हिसाब से व्यवहार कर रहा था। तीसरा जो मूवी दिखाया गया उसको, उसमें दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है मूवी में। तो उसको देख करके थोड़ी देर बाद बालक का जो दिमाग था तुरंत बदल गया। अब उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर आ गया है गुस्सा और छोटे से बेबी डॉल के साथ उसको तोड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ठीक। मतलब उसको एक 3 मूवी से अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इसको लाया गया था। पहले में हम जैसा व्यवहार, सीधा बात है, पूरा का सार ये है, हम जैसा व्यवहार करते हैं जिसको बच्चा देख रहा होता है, वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो ऐसा ही अनुकरण करता जाएगा और सीखने का जो सिद्धांत होगा वो सबसे ज्यादा प्रभाव उसका ही पड़ता है कि समाज से ही वो सीखता जाता है। कोई SR थ्योरी वाली बात नहीं है, कोई RS थ्योरी वाली बात नहीं है, पुनर्बलन वाली बात नहीं है। वो जैसा देख रहा है वैसा वो सीखता जा रहा है। अच्छी चीजें देखेगा तो अच्छा व्यवहार करेगा और गलत चीजें देखेगा तो गलत व्यवहार करेगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था। किसका? ये है इमेज, ये देखिए, मार रहा है ना, बैठ करके गर्दन ही दबा दे रहा है। जैसा मूवी में एक्शन है, एक्शन का वैसा ही रिएक्शन है यहाँ पे, ये हो रहा है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, और आप लोगों के लिए भी ये है कि बंडूरा ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों को ये नहीं पता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ये उनके अंदर ये नहीं है। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का हम क्या करें, नियमों को प्रस्तुत करें या मॉडल बनकर रहें। कुछ परिवार हैं ऐसे हैं जो पारिवारिक रूप से ही क्या है, झगड़ालू है, तो घर में ही बच्चों के सामने झगड़ा हो रहा है, उसको देख कर के कुछ दिन बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कुछ दिन बाद वही शुरू हो जाएगा, फिर उसमें मारपीट करने, ये होगा ही। ये भी लिख सकते हैं या फिर PDF में आप लोग पढ़ लेंगे कि सीखने के जो प्रोसेस में 4 चरण होते हैं।
पहले किसी चीज को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, फिर उस पर कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, अवधारणा बनती है, फिर उसको वो स्वयं करने का प्रयास करता है जैसे उन्होंने देखा सीखा है। और कभी कभी उसको सही गलत करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर गलत राह की ओर जा रहा है तो उसको ना जाए ऐसा करके हम उसको रिटर्न पुनर्बलित करके वापस ला सकते हैं। या वो अच्छा चीज नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा उन पर प्रशंसा कर दें तो वो क्या हो सकता है, पुनर्बलित हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको लिखेंगे। चलिए, एक लास्ट सिद्धांत है। अभी हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र को पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इससे पहले जो एक दो दिन पढ़े हैं वो कौन सा क्षेत्र था, व्यवहारवाद था। ये संज्ञानात्मक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपका बुद्धि और मानसिक क्रियाएं बिल्कुल चलेंगी ही, बिना मेंटल प्रोसेस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। टॉलमैन का जो चिन्ह या अधिगम सिद्धांत है, ये क्या कहता है इसको समझिएगा। किसी को पता है क्या चिन्ह सिद्धांत? आप लोग पढ़े नहीं है क्या ये? कहीं से आया हुआ सिलेबस है कि डीएड बीएड में है ये? हाँ, डीपली नहीं है तो कुछ ज्यादा ही डीपली हो पा रहा है क्या ये? हाँ, नहीं बताए हैं लेकिन होगा बुक में, ये भी हो सकता है, क्योंकि बुक तो पढ़ते नहीं हो आप लोग। बात ये है, कैसे नहीं होगा, मतलब ये बस टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अगला पाठ। हाँ, हाँ कि क्या होता है। जैसे हाँ, अब आप बोल रहे हो कि हमने अभी पढ़ा है बंडूरा में, तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये अभी पढ़े, चार पांच किया। हाँ, उसका निष्कर्ष क्या हुआ ये तो बताए होंगे ना। हाँ, उतना ही हम लोगों को बस पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत कि संज्ञानात्मक विकास या किसी चीज को सीखने के लिए जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो हमको सीखने के लिए या मेंटल प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। अब इसने भी किस पर प्रयोग किया है, चूहा पर प्रयोग किया था। और चूहा का आप लोगों ने बचपन में पहले बाल भास्कर आता था, और उस पर कुछ ऐसे बॉक्स बने होते थे, और ऐसे कुछ रास्ता होता था, कुछ रास्ते बंद कुछ रास्ते ऐसे चालू, यहाँ से इसको जाना है ना, जाना है यहाँ पर कुछ पहुंचना है, ऐसा सुन। आप लोगों ने ये पजल तो सॉल्व किया ही होगा, ऐसा किया हो ना। बाल भास्कर में पहले आता था, या फिर बच्चों के लिए होता था, ये मेंटल टेस्ट के रूप में ये उपयोग किया जाता था, बीएड की पुस्तक लाहस का। तो आप समझिए, चिन्ह अधिगम सिद्धांत हम बड़े स्तर पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज को सीखने समझने के लिए साइन कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रयोग तो चूहे पर कर दिया गया, चूहे पर प्रयोग ये किया गया कि उनको जहाँ पे भोजन रखा होता था और जहाँ से वो रास्ते बनाए दिए गए थे, उस रास्ते पे बहुत सारे बाधाएं थी, है ना। और एक बार जिस रास्ते से वो गया, उसके बाद अगली बार फिर से उसको रखा जाता था, उस रास्ते को बंद करके दूसरे रास्ते से उसको ले जाया जाता था। अलग अलग तरीके से उनको क्या किया जाता था, कॉन्सेप्ट बैठाने का प्रयास किया जाता था। तो चूहे ने, उसका प्रयोग था कि चूहे ने ये देखा, अगर मैंने पहला रास्ता बंद कर दिया है तो वहां तक पहुंचने के लिए वो बहुत सारे तरीकों से अपना दिमाग लगाता है, और फाइनली उस चीज को, रास्ते को अपने इस चिन्ह के माध्यम से समझ लेता है। अब देखिए, आप लोग ही जैसे किसी नए जगह पर जाना होगा, ठीक है, समझिए। अब नया जगह ये हो सकता है कि आपका घर जो है यहाँ से अकेले जाना है, ठीक है। अब अकेले जाना है और आपको, या पैदल हो सकता है या गाड़ी हो सकता है, आप जैसे ही जैसे जा रहे हैं, पहली बार रास्ते में गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे बड़ी सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, फिर मोड़ है। अब जाने के बाद आप वहां से आते भी हैं, ठीक है। तो आते कैसे हैं ये बताइए। जाने के लिए तो आपने रास्ता देख लिया, एक कॉन्सेप्ट आता है फोटोग्राफिक मेमोरी, सुने हैं? हाँ, हम
जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं, जैसे आप घर से यहाँ आए हो तो आप किसी चीज को याद नहीं कर रहे हो, लेकिन देख रहे हो तो आपके दिमाग पे चीजें फोटो के जैसे छप रही है छप रही है छप रही है। हो सकता है वो आपके लिए किसका काम करे, उस साइन आपको किसी चीज को, रास्ता को बताने का काम करे। हम जा रहे हैं लगातार पहुंच गए वहां पे, तो रिटर्न आने के लिए उसी रास्ते को ध्यान करते हैं, हम तो इधर नहीं गए थे, इधर तो नाला नहीं पड़ा था, अब जाओगे तो हाँ यहाँ तो पुल था, हम गए थे तो पुल आया था। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम उस चीज का क्या बनाते हैं, मेमोरी में इमेज बनाते जाते हैं, इमेज बना जाते हैं, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम साधन उपयोग करते हैं, उसी को समझाने के लिए हम उसी चीज को सीखते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये हो सकता है कि चिन्हों का प्रयोग आपको एक रास्ते ना हो करके आपको कई रास्ते दिखाएं। अब आ रहे हो यहाँ से, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उधर से घूम के जाएंगे। ये आपके पास आइडिया तो है, क्योंकि आपने तय कर लिया कि किसी रास्ते पर जाने के लिए हमारे पास कितने सारे विकल्प हैं, 2-3 विकल्प तो हैं ही। वो कैसे पता चला है, आपने उस चीज को मैपिंग कर लिया है, चिन्ह बना करके समझ लिया है। तो टॉलमैन कहते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में एक उसका इमेज बनाते हैं, और वो इमेज हमको सीखने के लिए मदद करता है, हर मामले में सीखने के लिए मदद करता है। तो जिन व्यक्ति का जो फोटोग्राफिक मेमोरी जितना स्ट्रांग होता है, वो चीजों को बेहतर ढंग से वो सीख पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है और समझा पाता है। अभी भी आप लोग आए हैं, बहुत सारी चीजें देखते हुए आए होंगे, है ना। अब मैं बोलूँ फिर से उसको रिकॉल कीजिए, क्या क्या देखा आपने, तो आप केवल चलाने पर ध्यान था, तो आपका मेमोरी वीक है। आपका ध्यान सभी तरफ होना चाहिए कि क्या क्या चीजें एक्टिविटी अगल बगल में हो रही थी, कंसंट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही देखते जा रहे हो, फिर आगे फिर आपको सब लोग देख रहे हैं, है ना, क्या हुआ इसको, तो ये भी नहीं होना है। टॉलमैन का जो अधिगम की व्याख्या है के लिए संज्ञानवादी प्रारूप विकसित किया गया है, वह व्यवहारवादी मनोविज्ञान की सीमा से बाहर निकल करके, जैसे हमने एसआर थ्योरी पढ़ा है, एसआर थ्योरी का क्या मतलब था, किसी चीज को, भोजन को देख करके क्या होना, अपने अंदर अनुक्रिया होना, मतलब उद्दीपन देख करके या लक्ष्य को देख करके आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हो, काम करते हो, दीपन होता है, तब सीखते हो आप। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अपने प्रयोग में बताया कि चूहा को कई बार ऐसे 3 प्रयोग किए थे। एक यहाँ पर कुछ खाना रख करके छोड़ा जाता था, जैसे ही चूहा इधर उधर घूम के जाता था उसको भोजन मिल जाता था। 3-4 बार ऐसे किया गया, भोजन मिलता था, भोजन मिलता था। कई बार ये हुआ कि अलग चूहे का प्रयोग किया गया, रास्ते में छोड़ा गया, घूम के आता था, भोजन नहीं होता था, रिटर्न फिर आ जाता था। 3-4 दिन के बाद उसको छोड़ा गया तो उसको भोजन मिल गया, उसी रास्ते का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर वो जो बताया गया है, जहाँ भोजन भी नहीं रखते हैं तब भी वो उसी रास्ते का ही प्रयोग करता है। तो उद्दीपक की आवश्यकता वाली बात नहीं है। सीखने के लिए क्या होना चाहिए, आपको प्रतीक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, तब आप किसी चीज को अच्छे से सीखते हो। तो ये ध्यान रखेंगे, भूल भुलैया प्रयोग किसने किया है, तो याद रखेंगे टॉलमैन ने किया है। क्या मानना था उनका, यहां से समझिए। उसने उन मनोवैज्ञानिकों को बहुत अधिक प्रभावित किया जो क्या बोलते थे, व्यवहारवाद की मुख्य धारा में थे। वह वाटसन के एसआर अनुबंधन व जीवन के यांत्रिक दर्शन के विरोधी थे। तो विरोधी कैसे हुए, तो उनका मानना है कि हम किसी चीज को सिखाते हैं तो हम चित्रात्मक रूप से या एक साइन या प्रतीक के रूप में हम अगर उनका विचारधारा ले आते हैं तो उस रास्ते को कभी नहीं भूलता है, और चाहे वो लक्ष्य में रहे या ना रहे। चलिए, इसके 6 सिद्धांत है, पॉइंट पढ़ देता हूं। जो मैंने बात कही है उसको एक कठिन शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला तो ये है, मानसिक शक्ति का गठन। मानसिक शक्ति का मतलब होगा कि आप अपने अंदर किसी चीज का प्रतीक कितने अच्छे से, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप, आपके घर में प्रतीकों को समझने के लिए आप इतने हैबिट हो चुका है, यूज्ड टू हो चुके हैं, कि अगर आप अचानक यहाँ पे अपने घर पे किसी स्थान पे बैठे हैं और लाइट बंद हो जाए, तो आप उठ करके किसी स्थान पर माचिस रखा होगा वहां तक तो चले जाएंगे। तो ये वही बात है, उसके लिए आपको मोटिवेट करने की पहले आवश्यकता नहीं है। आपको
आपने पहले ही चीजों को क्या कर लिया है, समझ लिया है, या चीजों को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है ना। आप लोगों ने आंख बंद करके ये गाड़ी चलाया है? हम्म, कोशिश भी नहीं किए होंगे। तो प्रतीकों का उस समय समझ नहीं है, जिस समय आपकी आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, जैसे आप लोग मौत के कुआं वाले देखे होंगे, आंख में पट्टी बांध कर भी गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, देखे होंगे, हाथ छोड़कर, आंख बंद करके। चलिए देखिए, मानसिक शक्ति का गठन अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्र की उम्मीद, मतलब एरिया का ज्ञान जैसे जैसे आपके दिमाग में छपेगी, आप किसी चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। विवेक बुद्धि का प्रयोग, समतुल्यता विश्वास, संज्ञान क्षेत्र प्रणाली, शब्द बस थोड़ा लिख लेंगे पॉइंट को। हम जो बात कर रहे हैं कि हम कैसे चीजों को मैपिंग के माध्यम से, किसी चीज को चिन्ह के माध्यम से सीखते हैं, और कौन कौन सी चीजें आपको ये प्रभावित करता है। मोटर स्किल समझ रहे हैं किसको कहा जाता है? मोटर स्किल को हम लोग, मोटर स्किल, इसको हम लोग बोलते हैं गत्यात्मक कौशल हिंदी में। हमारे शरीर के जितने अंग जो मूवमेंट करते हैं और उससे हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, एक लाइन में समझ लीजिए, वो हमारे लिए क्या कहता है, मोटर स्किल कहलाता है। जैसे कि चलना, आपका जो पैर है गति करता है, मूवमेंट करता है, तो मोटर स्किल कहलाता है। तो आप उस पैर के माध्यम से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो, और ये काम करता है कैसे, संवेदी प्रतिमान से। ये भी किस पर डिपेंड करता है, आपके मैपिंग पर डिपेंड करता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो पहचान भी नहीं आ रहा होगा, यहाँ बगल में लिख देता हूँ, अधिगम का पठार। पठार किसको कहते हैं, भूगोल में हमने समझा, पठार एक ऐसी स्थिति होती है जब आप जंगल पे चढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपको एक मैदान मिल जाता है, ठीक है, तो जो मैदानी क्षेत्र आपके लिए क्या कहलाएगा, पठार कहलाता है। तो सीखने के लिए हमारे लिए एक पठार का एक कॉन्सेप्ट है, लर्निंग पठार, या हम लोग बोल सकते हैं सीखने का पठार। हम लगातार चीजों को सीखते हैं, सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, आपने देखा है, लेकिन हम कुछ चीज को सीख रहे होते हैं, उसके बाद हमारी सीखने की गति एक समय के लिए स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। सीखना आप भूलेंगे कब, जब आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तब भूलेंगे। लेकिन सीखने की गति में अचानक से क्या आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। पठार का कॉन्सेप्ट ही क्या है, आप किसी जंगल पे जाएं, जंगल पे जाने के बाद एक ऐसा स्थान मिले जहां मैदान हो, है ना, तो ये जो क्षेत्र क्या कहलाता है, पठारी क्षेत्र। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इसमें, सीखने के पठार का मतलब होगा कि हम यहाँ से लगातार सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम सीखने का जो है पठार पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 4 दिन तक हम नहीं सीखते हैं, सीखने की गति ठहर जाती है। उसके बाद फिर से सीखते हैं, है ना, फिर से आगे चलते हैं सीखने के प्रोसेस में। तो जिस गति से सीख रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, सीखने की गति का पहला अवस्था। इस बीच में आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस रुक गई है और आपका सीखना रुक गया है, तो ये कहलाएगा आपकी स्थिति, स्थिर अवस्था। फिर आपने क्या किया, फिर से प्रयास किया, फिर से प्रयास किया, फिर अपना दूसरी गति पकड़ी, तो दूसरी अवस्था ये कहा जाता है। ये आया था एक बार, इस कारण से इसको मेंशन किया गया है। इसको देखिए, आपकी सीखने की गति इधर है। अगर ये वाला डायग्राम समझते होंगे तो थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। पाँच पाँच दिन में हम लोगों ने जितना सीखा, ये समझते हैं ना ये कैसे बनता है,
5 दिन में हमने जो सीखा, जैसा भी हम लोग लाएं, जिसमें भी लाएं चल चल सकता है। यहाँ पर ऐसा जा रहा होगा तो हम बात कर सकते हैं कि सही जा रहा है। एक समय के बाद क्या हो गया, हमने 15 दिन में जो सीखा था, 15 दिन हो गया, 60 यूनिट पाठ हमने याद किया, 20 दिन हो गया 60 में ही रुके हुए हैं, 25 दिन हो गया 60 में ही रुके हुए हैं। फिर उसके बाद 30वें दिन हमने क्या किया, थोड़ा सा ग्रोथ किया, यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये जो गति क्या कहलाएगी, ये अवस्था सेकंड अवस्था हमने फिर से शुरू किया। यहाँ पर रुकी हुई अवस्था यही है अधिगम का पठार हो जाना। सीखने के दौरान क्या करता है, ये तो थैंक यू हो गया। सीखने के दौरान हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए सीखना रोक देते हैं, तो अधिगम का पठार कहलाता है। ये था अधिगम, और अधिगम का जो क्या हो गया, सीखना। अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक, वो होगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। उसके बाद आएगा फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन दो तरीके से, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन, सुने भी होंगे इसको, है ना। कोई मुझे अंतर बता दो जल्दी से, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन। उदाहरण बता दीजिए कुछ, आप लोग कुछ तो संज्ञानात्मक विकास करिए और सोचिए। हम्म, हाँ, यही चीज बिल्कुल एग्जाम में एग्जाम्पल देकर पूछता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो फॉर लर्निंग है कि ऑफ लर्निंग है ना, या आप अधिगम के लिए है कि अधिगम का है। आप लोग अभी बैठे हैं और मैं अभी आप लोगों का प्रश्न उत्तरी या मौखिक टेस्ट लूं, किसके बारे में, मैंने 3 टॉपिक अभी पढ़ाया है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो मैं आपको कुछ टास्क प्रश्न पूछूंगा, मौखिक प्रश्न, ये कहलाएगा अधिगम का मूल्यांकन। पढ़ाया हूं तो मैंने जो सिखाया है उसका मैं मूल्यांकन करूंगा। तो ठीक है, ऐसा ही टास्क एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग उसको उस समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज हो गया अधिगम के लिए मूल्यांकन। आप कुछ सीखे नहीं हो, ठीक है, लेकिन क्या क्या सीखना है मुझे पहले देख लेता हूं, है ना, तब सीखूंगा। पहले जांच परख लेता हूं, तब तो मैं उस चीज को सीखूंगा। तो ये जो प्रक्रिया होगी सीखने के लिए मूल्यांकन, और ये कब होता है, पहले, और का मूल्यांकन उसी दौरान। वो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ठीक है, मंडे को हम लोग करेंगे मैथ्स में रेक्टेंगल, आयत, है ना, क्योंकि जो ऐसे प्रश्न हमको हैं वर्ग के और आयत के कंबाइंड वाले, वर्ग के अंदर वृत्त वाले और वर्ग के बाहर वृत्त वाले, ये तीनों का मूल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए तो उस वाले प्रश्न को बाद में करेंगे। अब फिर मैं पाई आर का वर्ग लिखूंगा, 2 पाई आर लिखूंगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप तो नहीं होंगे, बाकी जनता जनार्दन तो हो सकती है। है? हाँ, ये सब पढ़ते हैं। अब इनका भी मूल्यांकन किया जाए किसी दिन। टेस्ट कब देंगे बता देंगे आप लोग।